सबसे बड़ी खबर 5 बजे से जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीतने में सफल रहे हैं, यानी राज्यसभा नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद के तौर पर नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल को देखना शुरू कर दीजिए। वहीं बीजेपी के भी एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। ओंकार सिंह लखावत जीतने में सफल नहीं रहे, लेकिन वोटों का गणित क्या कह रहा है? देखिए, ओंकार सिंह लखावत को 21 वोट मिले हैं। क्या कह रहा है वोटों का गणित? हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे दिनेश जी। दिनेश, क्या है पूरा कैलकुलेशन? मोटे तौर पर जितना मैं ब्रेक में सुन पाया, कांग्रेस 123 और बीजेपी 75, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। बिल्कुल, देखिए नतीजा वही है, लेकिन अब हम आधिकारिक घोषणा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और नतीजा यहाँ पर आ चुका है। हम बड़ी खबर यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि नतीजा जो है वो उसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। जो नतीजा हम सुबह से बता रहे थे कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, वो दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। 1 सीट भाजपा के खाते में गई है। वोटों का गणित जहां तक हम बता रहे हैं, कांग्रेस खेमे में कुल 123 वोट पड़े, उसमें से 64 वोट जो है वो केसी वेणुगोपाल को पड़े हैं। 59 वोट जो है वो नीरज डांगी को मिले हैं। भाजपा की अगर बात करें तो 75 वोट जो है उनके खेमे में थे। भाजपा और रालोपा को मिला के जो उनके पहले प्रत्याशी हैं राजेंद्र गहलोत, उनको 54 वोट मिले हैं और इसके साथ ही ओंकार सिंह लखावत जो हैं उनको 21 वोट मिले हैं। तो ओंकार सिंह लखावत वो प्रत्याशी है जो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। 3 प्रत्याशी जो यहाँ से जाने वाले हैं उनके नाम तय हो चुके हैं। केसी वेणुगोपाल यहाँ से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, इसके साथ ही नीरज डांगी जा रहे हैं और राजेंद्र गहलोत यहाँ से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। राज्यसभा में राजस्थान कांग्रेस का कुनबा जो है बढ़ने जा रहा है। अभी केवल राज्यसभा में 1 सीट है कांग्रेस के नाम पे। पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह यहाँ से एकमात्र जो है वो कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद यहाँ से हैं। अब 2 और सांसद यहाँ से हो जाएंगे कांग्रेस के। कुल 3 सांसद राज्यसभा में कांग्रेस के हो जाएंगे 10 सीटों की अगर बात करें तो। और जो समर्थक है उनका पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। नीरज डांगी के जो समर्थक है वो विधानसभा के बाहर जमा हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ समर्थक यहाँ भी पहुँच गए हैं, गुलदस्ते लिए, साफे लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे ही नीरज डांगी बाहर आएंगे उनका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा समर्थकों द्वारा। और समर्थकों में कितना उत्साह है ये हम बता रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं और कितना उत्साह है? सिरोही जिले से आए हम, आबू रोड विधानसभा से। हमारे प्रत्याशी रहे हुए हैं नीरज जी रेवदर विधानसभा से और काफ़ी अच्छे हैं। और हम जीत हो चुकी है, कितनी खुशी है आप लोगों में? किस तरीके से स्वागत? हम लोग सब इनसे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम करीब 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। एक तो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और दूसरा हम जब भी, हमारी जनता उस क्षेत्र के लोग जब भी हमारे को काम होता है तत्पर से करते हैं। दूसरी बात हमारा बेल्ट ट्राइबल। आपको रोक रहा हूं, देखिए राजस्थान से खुशखबरी गई है दिल्ली दरबार में, राजस्थान से खुशखबरी गई है कांग्रेस के आला कमान में। जो रणनीति थी कांग्रेस की पूरी तरह सफल रही, जो क्राइसिस मैनेजमेंट था वो पूरी तरह से सफल रहा और दिल्ली में राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सुनिश्चित करने में सफल रहे, कामयाब रहे। एक बार फिर अपने आप को सियासत का जादूगर साबित करने में कामयाब रहे और जो 2 प्रत्याशी थे दोनों ने जीत हासिल की है और राज्यसभा में जाएंगे, उच्च सदन में कांग्रेस की ओर से बैठेंगे। यानी प्रदेश से राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का है वो बढ़ा है 2 की संख्या से। तो कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। और जैसा कि सहयोगी दिनेश भी हमको बोल रहे थे, जो समर्थक हैं प्रत्याशियों के, उनमें खुशी देखी जा रही है। जी दिनेश, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रत्याशी बाहर आए। कुछ प्रक्रियाएं अंदर होनी है, सर्टिफिकेट दिया जाना है और भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। वो पूरी करने के बाद जैसे ही जो जीते हुए प्रत्याशी वो बाहर आएंगे उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि कांग्रेस जो है वो यहाँ से अब जो है मजबूत होती जा रही है। 10 सीटें राजस्थान में है राज्यसभा के लिए, उनमें से पहले जो है सभी सीटें जो है भाजपा के नाम थी। सभी 10 सीटें जब मदन लाल सैनी का निधन हुआ उनके बाद जो है एकमात्र जो प्रत्याशी कांग्रेस के यहाँ से जीतकर पहुंचे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे। और अब 2 और जो है राज्यसभा सांसद यहाँ से जीतकर जा रहे हैं कांग्रेस के खाते में। तो कुल 3 का जो है यहाँ पर जो है कुनबा हो जाएगा कांग्रेस का। फिर से हम समर्थकों से बात करते हैं। आप बताइए कितने लोग जमा हो गए हैं विधानसभा के बाहर स्वागत के लिए? यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 लोग रेवदर विधानसभा से सिर्फ नीरज डांगी जी के लिए पर आए हैं। वो अपनी व्यवस्थाओं से जैसे तैसे करके यहाँ पर पधारे हैं। मैं माननीय
माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक युवा को, एक जमीन से जुड़े युवा को उठा के आज इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है, जिससे आज कांग्रेस के अंदर युवाओं का जो रुझान बढ़ा है, युवा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुआ है, युवाओं की सोच, युवाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक जो 2 गज की दूरी जरूरी जो डायलॉग चला है उसे आप मेंटेन करें और आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि खुशी में कहीं उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए, सोशल डिस्टर्बिंग में ना बदल जाए। दिनेश, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मैं रिएक्शंस लेना चालू करना चाहता हूं। आरसी चौधरी साहब, सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें, जो भी रणनीति थी वो कामयाब रही, जो भी आपने कदम उठाए वो कामयाब रहे। अगर क्राइसिस थी तो क्राइसिस कंट्रोल भी आपने किया और ये साबित किया कि आपको भी आता है। देखिए, ये तो पार्टी के जो नेतृत्व है, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और आदरणीय अविनाश पांडे जी, इन सब की एक सक्रियता थी। जिस प्रकार से गुजरात और मध्य प्रदेश में जनता के जनादेश को ठेंगा भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने का काम किया था, वो सफलता राजस्थान में नहीं मिल पाई। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता के जनादेश के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम पार्टी के नेताओं ने किया। इसके लिए मैं पार्टी के नेताओं का साधुवाद देना चाहता हूँ। तमाम जो बातें थी, जिस प्रकार से जो नेतृत्व चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरा मतदान दिया, चाहे छोटे दल के विधायक हो चाहे निर्दलीय विधायक हो, तमाम लोगों ने उम्मीद है कि आपने मेरा सवाल ध्यान से सुना होगा। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था। मैंने कहा क्राइसिस थी तो क्राइसिस कंट्रोल आपको आता है, आपने मेरी उस बात का विरोध नहीं किया। देखिए, क्राइसिस थी, क्राइसिस तो निश्चित रूप से वो प्रयास जो किए गए थे और जो प्रयास किए गए उनको सफल नहीं होने दिया, ये तो अपने आप में आंकड़े बता रहे हैं। इसमें मुझे उस पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नतीजे बोल रहे हैं। ठीक है। अविनाश जी, आप चाहते थे कि फूट सामने आए, लेकिन जो नतीजे देखिए, 123 टोटल जो वोट कांग्रेस के पास गए, 2 वोट नहीं पड़े हैं, वो दोनों उनके खाते में नहीं गए ना आपके खाते में आए, एक का भी इधर उधर नहीं होना। तो क्या हो सकता है ऐसा, शायद वो मजबूत हुए, आपका प्रयास विफल रहा, आप नहीं वो साबित कर पाए कि उनमें टूट फूट है, अगर थी भी तो उन्होंने अंदरूनी तौर पर निपटा लिया। जी स्वप्निल जी, पहली बात तो यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा था कि ऐसा कुछ होने वाला। ये जो भी कहा था ये कांग्रेस के अंदर खाने के से हुआ है ये सब कुछ। और जिस प्रकार से अभी जो अंक गणित आपने बताया है, 51 भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने राजेंद्र गहलोत जी को दिया, 3 आरएलपी के विधायकों ने दिया, तो ये 54 वोट पहले से तय थे और बचे हुए जो 75 में से वोट थे, 21 वोट ओकार सिंह लखावत को जाने थे। जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से ये जो बाड़ेबंदी की गई थी सरकार और सत्ता में रहते हुए कांग्रेस संगठन ने, ये जिस प्रकार से बाड़ेबंदी की, आपने देखा होगा कि एक तरफ कोरोना का कहर चल रहा है, जहां उनके विधायक मंत्री वहां क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और ये गाना गाते हैं कि 100 साल पहले हमें तुमसे, और उसी टीवी स्क्रीन के नीचे चलता है कि मौत का आंकड़ा 300 के पार हुआ। तो ये कुल मिला के संवेदनशील सरकार का एक नमूना था, जो एक 7 सितारा होटल के अंदर इस मार्मिक जो कितना दृश्य पैदा हुआ है इस समय वैश्विक महामारी को लेकर। तो कुल मिलाकर सत्ता में रहते हुए इनको खुद को डर, और मैं एक स्पष्ट बात बताना चाहूं, 75 नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कांग्रेस के पास 125 थे, उसमें से 123 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दोनों ने वोट नहीं दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो दिन भर आपने कहा कि हमने दूसरा प्रत्याशी उतारा ताकि कांग्रेस की फूट सामने आ जाए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर फूट थी भी तो उसे मैनेज कर लिया गया, शायद वो मजबूत हो गए। ना मजबूती की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सिर्फ इस राज्यसभा चुनाव के परिदृश्य को अगर नहीं देखें, आने वाले समय में इससे भी बड़ी फूट इनको दिखेगी। सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव में अगर 2 इनके कैंडिडेट जीते हैं, इसको यही अगर आप लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, मुझे लगता नहीं है आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर की राजनीति में और उबाल आएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस का आपस में मंत्री किसी भी और रिएक्शन से पहले, ऑन अ लाइटर नोट, ओम सैनी जी, किसी भी और रिएक्शन से पहले मैं पहले क्लियर कर दूं कि ऑन अ लाइटर नोट मैं ये सोच रहा हूं कि 2022 में जब 4 सीटें खाली होंगी तो कौन कितने प्रत्याशी उतारेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आला कमान का जो
आला कमान का और राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो इतना बेहतरीन था कि जो छापेमारी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, गोवा में सक्सेसफुल रही, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कह सकते हैं, वो राजस्थान में पूरी ताकत के बावजूद हासिल नहीं कर सके और वो वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो एक अलग सिलसिला था कि वहां भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने भी अपने आप को बचा के रखा और उनके बचने की संभावना थी, क्योंकि उनका आला कमान बड़ा स्ट्रांग है। जो कह रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले में अपने आप को कॉर्नर पर कर लिया है। अगर एसओजी की रिपोर्ट और एसीबी की रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला तो बहुत बुरी फजीहत से भी गुजरना पड़ सकता है। कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। ये निर्दलीय विधायकों को डराने के लिए इस तरह की पटकथा रची गई थी जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि उसके उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के ये कह रहे हैं, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं कि जिस प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई ना तो बातचीत हुई है, ना कांग्रेस विधायकों ने ये कहा कि हमारे पास किसी के प्रलोभन आए हैं, ना किसी निर्दलीय विधायकों ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी दल के अंदर ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अविनाश जी, मैं आऊंगा ना आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे नहीं आऊंगा आपके पास। ओम सैनी जी को अपनी बात को पूरी कर लेने दें। हाँ, ओम सैनी जी, मैं जब कहता हूं कि डिफेंस कांग्रेस का डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा जोरदार रहा, ये मैं और साथ साथ में यही वजह है कि अगर अब इसके बाद में उनका अटैक बड़ा जबरदस्त हो सकता है कि अगर एसओजी और एंटी करप्शन की जो रिपोर्ट है उसमें उन लोगों को ये बेनकाब कर दें जिनके ऊपर जिनका नाम ये अभी तक ले नहीं रहे हैं। हाँ। अगर वो स्थापित कर दें तो मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर संदेश जाएगा, और नहीं करने पे तो लगेगा कि ये राजनीति की घालमेल का सिलसिला है जिसको कि उन्होंने दबा के रख लिया। और मैं समझता हूं कि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और वैसी कंडीशन में वार करने के लिए बहुत कद्दावर चेहरे, दिग्गज शब्दों के साथ बीजेपी के पास मौजूद हैं। वार करने में उनका कोई सानी नहीं है, जिसका सियासी नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। आरसी साहब, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप सरकार में, और मैं हमेशा इस बात को मेंटेन करता हूं कि सरकार में रहने वाले किसी भी चेहरे को आरोप नहीं लगाना चाहिए, सबूतों के साथ सामने आना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। यहां आप सरकार में हैं, अब एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार है, एसीबी की रिपोर्ट का इंतजार है, कहीं आपने हवा में ही आरोप न छोड़े हों। स्वप्न जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधायक उठाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आके विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे, गुजरात में विधायक उठाए, वहां पे गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान के अंदर जो बातें आई, राजस्थान में निश्चित रूप से जो अविनाश जी कह रहे हैं, गहलोत साहब एमएलए साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने सही कह रहे हैं। सचिन पायलट जी ने जो बात कही थी कि हमारे यहाँ पे जितने जो कांग्रेस के वोट थे उससे ज्यादा हमारे 51 के हिसाब से भी अगर 107 वोट है तो हमारे दोनों प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास भी निर्दलीय और दूसरे दल के लोग भी जाते हैं, क्योंकि वो एक सरकार का हिस्सा है। और जो मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी जी, उन्होंने जाके शिकायत दी और निश्चित रूप से तथ्य सामने आएंगे। लेकिन ये पूरा प्रदेश और देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दिए हुए जनादेश को, देखिए ये तो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी क्यों प्रभावित किया जाए? जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए ताकि दूध और पानी का पानी हो। मैं ये कह रहा हूं कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ सरकार के चेहरों ने कहा कि ये हुआ है, उससे जुड़ी और कोई बात बाहर आई ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूं कि जिन्होंने कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करके, जब जांच होगी तो सरकारी जो एजेंसियां हैं जो जांच करके और तथ्य सामने आएंगे तो वो प्रामाणिकता होगी। इसलिए राजनीतिक जो आरोप और प्रत्यारोप, सीधा तो कहा ही नहीं ना कि उस आदमी ने सब चीजें की, जो चीजें हुई वो एजेंसियों को प्रदान कर दी गई है, एजेंसियां जांच करेगी और सामने आ जाएगी। ठीक है, अविनाश जी, क्या कुछ भी अप्रत्याशित हुआ, और क्या अब जब कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं लगता कि काश ये फ्रेंडली मैच ही होता? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक था कि इसमें कोई अप्रत्याशित वाली बात होना ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास में जो संख्या 75 की थी शुरू से,
उसमें 51 वोट हमें आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत के लिए थे, वो जीत के लिए, और चूंकि हमारे पास सरप्लस वोट थे यहाँ, तो क्या है कि जब पार्टी के जो कांग्रेस के थे उसके अलावा निर्दलीय भी बहुत लोग थे, तो हमने ये सोचा अगर जिस प्रकार से असंतोष चल रहा है पार्टी के अंदर, विधायक उससे इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, और अगर वो चाहें, हमने किसी से बात नहीं करी और ना किसी को प्रलोभन दिया, और जिस प्रकार से ये जो अंक गणित आया है उस हिसाब से 75 हमारे पास में थे, 75 हमारे मिल गए। प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि बीजेपी के अंदर खाने फूट है, इसमें भी कोई आधार नहीं था, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एसओजी के पास में ये सबूत है। वो तो आप इतने दिन से कर क्या रहे थे, जबकि आपके पास एसओजी की टीम आपकी है, पुलिस आपका है, होम मिनिस्ट्री आपकी है, सब कुछ सत्ता का तंत्र आपके पास में है, सारी एजेंसी आपके पास में है, लेकिन आपने इतने दिन करा कि क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास में सरप्लस वोट थे, इसलिए इससे पहले जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी को कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया था, उस लिहाज से कहूं किसी की भी अंतरात्मा नहीं जागी था, हमने सम्मान रखा उनका, और एक सीट को निर्विरोध रूप से उनको, मतलब उनके अंदर की फूट इतनी बड़ी नहीं थी कि वो आपके साथ जाने लायक सोचने लगे। अगर चौथा उम्मीदवार अविनाश जी, मतलब अगर कांग्रेस के अंदर फूट थी भी तो वो फूट या वो नाराजगी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो आपके साथ चल दें, है ना? सपने जी, मेरा एक ये आने वाले समय में, ये मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा कि कौन किसके साथ में है। लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें कांग्रेस को जीतना था, आपने जिस तरीके से डरा धमका कर निर्दलीय विधायक की बाड़ेबंदी करी है, अगर राजस्थान के अंदर चौथा प्रत्याशी नहीं होता, गुजरात में अगर भाजपा तीसरा प्रत्याशी नहीं करती, मध्य प्रदेश में नहीं होती, वैश्विक महामारी से हम लड़ रहे थे। देखिए आरसी साहब, नहीं अविनाश जी 2 मिनट रुकिए। देखिए सवाल पूछने का एकाधिकार मेरे पास रहने दीजिए। वही एक चीज है जो एक पत्रकार के तौर पर मैं कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई मेरे इस हक को मारे, न बीजेपी न कांग्रेस। आरसी साहब आपने जो अविनाश जी 2 मिनट, आरसी साहब मुझसे बात कीजिए। आरसी साहब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी को पूरा हक है अपने प्रत्याशी कितने भी संख्या में उतारने का, ठीक वैसे ही जैसे आपको था राष्ट्रपति चुनावों में, आपके पास संख्या बल बिल्कुल भी नहीं था, 1.5 लाख से भी कम था, लेकिन आपने एक प्रत्याशी उतारा था, है ना? इस पे नहीं बोलेंगे, ये बोलूंगा, इस पे नहीं बोलूंगा, बोलने देंगे सर जी, तो मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस बात का जवाब दूंगा। हाँ, मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 6 मई को पहली बार सैन्य अधिकारियों की चाइना के मुद्दे को लेकर 6 मई को पहली मीटिंग होती है। चाइनाई सैनिक हिंदुस्तान की सरजमी पे आ जाते हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होती है, 25 मार्च को चुनाव आयोग चुनाव निरस्त करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लग गए। मैं ये कह रहा हूं, देश की सरहदों को पार करके सैनिक चाइनीज अंदर आ रहे हैं, और जो 55 सीटों पे जो चुनाव था वहां पे सिर्फ 18 पे बचते हैं और बाकी निर्विरोध हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र था कि देश की सार्वभौमिकता से उन्होंने समझौता किया और वैश्विक महामारी में सत्ता का संघर्ष किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं खड़ा हुआ, हाँ डिफरेंट नहीं, मैं डिफरेंट पॉलिटिशियन हूं तो मैं दे रहा हूं। हमने कभी बीजेपी को डेंट करने का काम किया क्या? हमने कभी बीजेपी को तोड़ा क्या? कांग्रेस से जवाब पूछिए, आपने चौथा कैंडिडेट की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में आपने किस प्रकार से कैंडिडेट खड़ा किया था, इसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने किसी को डेंट नहीं डाला, हमने किसी जनता के जनादेश का अपमान नहीं किया। बीजेपी महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, उसके साथ में चुनाव लड़ने के बाद आपने सरकार, ठीक है आरसी साहब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए आरसी साहब, अविनाश जी, आरसी साहब अविनाश जी 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिए, 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट रुकिए। आप दोनों के खाते में जितना जितना जाना था उतना गया है सर, संख्या के लिहाज से, तो हमें इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। महामारी में ये लड़ाई क्यों की? नहीं ठीक है, हमें इतना एग्रेसिव राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी कांग्रेस ने बहुमत नहीं होने के बावजूद इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, उससे कोई डिबेट नहीं हुई है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर देने आपने भी नहीं दिया था, वो भी नहीं दे रहे हैं। मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है, सीधे सवालों के जवाब कम ही मिलते हैं राजनीतिक चेहरों से। मैं ये कह रहा हूं, आरसी साहब आप रुक जाइए, आप मेरे को ओम सैनी जी से सवाल पूछना है। ओम सैनी जी, इसको नंबर 1 का वोट नहीं देना, आरसी साहब 2 मिनट रुकिए, जो चुनाव, आरसी साहब 2 मिनट रुकिए। स्वप्निल जो हाँ ओम सैनी जी, स्वप्निल जो
राष्ट्रपति के चुनाव की जब आप बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की जब आप करते हैं, वो सिंबॉलिक है। हाँ। उसमें पक्ष प्रतिपक्ष अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने को खड़ा प्रत्याशी उतारता हुआ है। दिखाना चाहता है, जीते चाहे हारे, हाँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ये बोल रहे थे कि शिवसेना के साथ में कैसे मिले, अरे शिवसेना की जन्मदाता है कांग्रेस। शिवसेना को पैदा किया कांग्रेस ने। वामपंथी आंदोलन जो महाराष्ट्र के अंदर दिक्कत दे रहा था, उसको तोड़ने के लिए सब सिलसिला किया। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो आप कैसे कह रहे हैं? और राजनीति में इस तरह के संबंध बन जाते हैं। और एक बहुत बेहतरीन जरिया मिल गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई भी साथ में आ सकता है। हाँ। केरल में कम्युनिस्टों के साथ में लीग जा सकती है। अविनाश जी, हंसी मत, कॉमन मिनिमम महाराष्ट्र के अंदर प्रोग्राम के साथ तो आप जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुके हैं, इसमें हंसने का क्या है आपके लिए? ये कैसा जरिया लेकिन ठीक है, बना यहाँ चुके पर मैं वक्त मैं वहां आ रहा था। यही मैं वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। फिर चला गहलोत का जादू। राजस्थान में राज्यसभा के रण में दिलाई जीत। सियासी कौशल से बीजेपी को किया चित। बीजेपी नहीं भेद पाई गहलोत की जादूगरी। अरे कांग्रेस को घबराहट पैदा करनी थी। सबसे बड़ा जादूगर। Plus Reporters 66.9